हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अर्थात आज हम सीखेंगे अणु कक्षक सिद्धांत के द्वारा एनर्जी डायग्राम बनाना। मतलब कोई भी जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात दो परमाणु से मिलकर बनने वाला जो अणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे और कैसे उसका एनर्जी डायग्राम बनेगा और साथ में उससे संबंधित कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस पैटर्न को आज समझ लेंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। ये तो एक लंबा तरीका हो जाएगा और कितने तरीके से क्वेश्चन बनता है वो भी इस सेशन में सीखने वाले हैं। जब भी कोई अणु मिलेगा हमको और उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा तरीका रहेगा कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या काउंट करेंगे। और वह संख्या हम शुरुआत में देख लेंगे सामान्य अवस्था में, अर्थात वो आयन के फॉर्म में ना रहे, इस अवस्था में हम इलेक्ट्रॉन का संख्या काउंट कर लेंगे। बाद में आयन के फॉर्म में काउंट करेंगे और यहाँ हम ये देखेंगे कि उसमें sp मिक्सिंग होता है या नहीं होता है। और sp मिक्सिंग हमने इसके पहले पढ़ा है, और यदि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा तो ज़रूर पहले वाले जो पार्ट 3 का वीडियो है उसको जरूर देखिए। पार्ट 4 हम पढ़ने वाले हैं और अणु कक्षक सिद्धांत से संबंधित। तो sp मिक्सिंग में ये होता था कि जो π2px और π2py है उनकी ऊर्जा कम होती थी σ2pz से, अर्थात σ2pz की ऊर्जा अधिक होती थी sp मिक्सिंग के कारण, और जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति बनता था। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमको अणु या आयन मिला रहेगा उस अणु के अंदर जो परमाणु अर्थात एटम है, उस एटम का या फिर जो आयन के फॉर्म में एटम है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूल रहेगा या फिर मॉलिक्यूल का आयन रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसके पहले हमने जो नियम पढ़ा था कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन या 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम कैसा होता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे तय कर लेंगे कोई भी अणु के लिए। नेक्स्ट है हम उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, जो कि इसके पहले हमने sp मिक्सिंग वाले पार्ट में सीखा हुआ है, किस तरीके से ऐसा पिरामिड का टाइप का जो एनर्जी लेवल डायग्राम आता है वो, अर्थात इसके बेस पे हम ये डायग्राम बनाना सीखेंगे। उसके बाद जब बन जाएगा तो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बॉन्डिंग मतलब बंधी, मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा अर्थात जो बिना स्टार वाले हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्टार वालों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये काउंट करना सीखेंगे। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, बंध क्रम मिलेगा। और बंध क्रम के बाद हमको उससे क्या क्या गुण पता चलेंगे जब डायग्राम पूरा प्लाट कर लेंगे। तो पहला तो स्टेबिलिटी पता चलेगा, अर्थात जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो यदि हमको निगेटिव नहीं मिलता है अर्थात पॉजिटिव में आता है यदि डाटा, तो हम जो भी मॉलिक्यूल बनेगा हमारा, अर्थात जो डायग्राम बनाए रहेंगे किसी भी मॉलिक्यूल, तो हम उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि वह स्टेबल है क्या नहीं है, वो पता कर लेंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्ट अर्थात अस्तित्व उसका रहेगा या नहीं रहेगा, ये पता करेंगे। अस्तित्व कब रहेगा, जब बंध क्रम अर्थात बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 से अधिक हो जाए, अर्थात निगेटिव में ना आए, हमेशा पॉजिटिव में बंध क्रम का मान आए, तब हम बोलेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका अस्तित्व होगा, अर्थात वह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, बन जाएगा इजिली। नेक्स्ट है चुंबकीय गुण अर्थात प्रकृति। अब चुंबकीय गुण चूंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं पहले ही बताया था शुरुआत में, इसके द्वारा हमको चुंबकीय अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चलता है। तो दो टाइप से मैग्नेटिक, एक तो पैरामैग्नेटिक हो गया, दूसरा डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं अनुचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो इस तरीके से हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कौन सी कैटेगरी में आएगा जो भी अणु है वो पता कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्पिन पता करेंगे, और स्पिन दो टाइप से, एक तो हाई स्पिन, दूसरा लो स्पिन। अब नेक्स्ट है जो भी अणु रहेगा वो हमारा कलर शो करेगा या नहीं शो करेगा, ये भी इससे पता चल जाएगा। कहने का अर्थ है ये जितने स्टेप बनाए गए हैं, अर्थात जो स्टेप मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इन्हीं के बेस पे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछ देता है, स्टेबिलिटी पूछ देता है, वह मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, और अस्तित्व है कि या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर प्रकृति के नाम से वो क्वेश्चन कर देता है, अर्थात इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब बड़े कक्षाओं में जाते हैं, हायर लेवल पे कॉलेजों में, तो वहाँ पे स्पिन भी पूछता है, हाई स्पिन, लो स्पिन, या कंपटीशन परीक्षाओं में जैसे नीट या जेई का पेपर हो गया उसमें, और साथ में कलर या कलरलेस अर्थात रंगीन और रंगीन, ये चीज़ें भी पूछी जाती है। ये तो 7 प्रॉपर्टीजें थी। 8वां हमको पता चलेगा होमो और लूमो, अर्थात इसके पहले हमने सेशन में क्या पढ़ा था, जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल पता करना सीखा था पार्ट 2 के वीडियो में। अब यहाँ पे हम होमो और लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहचानना सीखेंगे, और इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे पहचानेंगे वो तरीका सीख लेते हैं। तो उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। कुल इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है तो उस पर sp मिक्सिंग होगा, अर्थात ये मैं पॉइंट लिखा हूँ इसके लिए, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें sp मिक्सिंग होगा या नहीं होगा, तो हम ऐसे पता करेंगे। यदि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या उससे कम है तब उसमें sp मिक्सिंग होगा, लेकिन इनके लिए sp मिक्सिंग का काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें तो कम इलेक्ट्रॉन है 14 से, लेकिन इनमें क्या है, sp मिक्सिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। अब इसका कारण ये है कि जैसे मैं हाइड्रोजन का लिखूं, वो H2 तो अणु है, लेकिन अकेले एक हाइड्रोजन का लिखूं तो परमाणु का तो ये 1s1 होता है, अर्थात 1s में इलेक्ट्रॉन रहता है। वैसे लिथियम का बात करूं तो परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 1s² और 2s1, तो टोटल 2 1 3। और उसी तरीके से बेरिलियम का करूं तो बेरिलियम में 1s² और क्या होता है
2s²। लेकिन sp मिक्सिंग की प्रक्रिया कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन हमारा p में भी चला जाए तब। तो चूंकि इनमें किसी में p में इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सेप्शन लिखा हूँ कि इनको छोड़कर बाकी में 14 से कम इलेक्ट्रॉन यदि आ जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, तब वहाँ sp मिक्सिंग की प्रक्रिया होगी। 14 से कम इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि एक मॉलिक्यूल का, जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन H2 मॉलिक्यूल अर्थात अणु है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 2। लेकिन हम sp मिक्सिंग की प्रक्रिया देखते हैं किसी भी परमाणु में, और उस परमाणु में 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, नहीं तो sp मिक्सिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए चूंकि ये सब जो अणु बनते हैं, इनके जो परमाणु के फॉर्म है अर्थात एटम के फॉर्म, उनमें s में तो इलेक्ट्रॉन होता है 2s में, लेकिन 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये sp मिक्सिंग प्रदर्शित नहीं करते। और इनको फिल करने का तरीका हम 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका था उस तरीके से करेंगे। तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तो और क्लियर होगा कि ये चीज़ में क्या क्यों लिखा हूँ। नेक्स्ट है बंधी इलेक्ट्रॉन और प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन का अर्थ है ये 5वां जो पॉइंट था वहाँ से लिया, ये तो पहला हो गया, बाकी चीज़ें सामान्य हैं। 5वां जो समझने लायक है, बंधी इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ से पता चलेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात बंधी अणु कक्षक से। और प्रतिबंधी अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम बोल रहे हैं प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन, जो कि हम जब एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो उससे इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण हम 2 टाइप से डिफाइन करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल के लिए। पहला अनुचुंबकीय, जिसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। किसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक? जब हमने डायग्राम बनाएंगे तो उसमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे तो कहीं पे इस टाइप का एकाक इलेक्ट्रॉन भरा मिल जाएगा, किसमें? अणु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ना कि परमाणु में, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीजें हैं सब हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही देखना है, ना कि किसी परमाणु में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब हम जो मॉलिक्यूल रहेगा उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और यदि नहीं रहेगा, सब के सब जोड़े में रहेंगे ऐसे, मतलब सब में पेयरिंग रहेगा सारे ऑर्बिटलों में, तब हम उसको बोल देंगे प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक। उम्मीद है चीजें आपने समझ ली होंगी। नेक्स्ट है हाई स्पिन और लो स्पिन। तो हम हाई स्पिन और लो स्पिन ये किस पॉइंट के लिए समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के चक्रण, जो कि किसमें? प्रॉपर्टीज अर्थात गुण के अंतर्गत आता था। तो हाई स्पिन और लो स्पिन का अर्थ है, हाई मतलब उच्च हो गया, लो का अर्थ हो गया निम्न। लेकिन हाई स्पिन हम किसको बोलेंगे? जब जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे अर्थात अणु का जब डायग्राम बनते रहेगा उनके इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद, तो उसमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है कहीं पे, तब हम उस टाइप के अणु को बोल देंगे लो हाई स्पिन। और यदि सब के सब पेयर्ड आते हैं तो बोल देंगे लो स्पिन। कहने का अर्थ है कि हाई स्पिन किसको हम बोल रहे हैं? ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर का है उसी को हाई स्पिन भी बोल रहे हैं। अर्थात ये चीजें ऐसा भी घूम के आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन को पलट के। नेक्स्ट है अपना रंगीन और रंगीन, कलर्ड या फिर कलरलेस। अब ये किस चीज के लिए? ये इस पॉइंट के लिए है, रंगीन या रंगीन। अब कलर्ड या कलरलेस का अर्थ है यदि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में है उसमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अर्थात पूरा जोड़ा नहीं बने हैं, इस टाइप से यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पे भरा मिल जाता है, तब उस टाइप के जो भी कंपाउंड होते हैं वो कलर शो करते हैं, रंगीन दिखते हैं, यह है इसका अर्थ। और यदि सबके सब पेयर में रहते हैं ऐसे जोड़े में, तब हम उसको बोलते हैं रंगीन। अब कहने का अर्थ है कि ये चीजें भी इसी अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के आधार पर डिफाइन की जा सकती है। अर्थात यही अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय जिसको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोल रहे हैं, वो इन 2 टाइप से भी आ सकते हैं। अब हाई स्पिन को देखिए अनपेयर्ड बोल रहे हैं और वही पैरामैग्नेटिक है, अब यहाँ पे उसी को रंगीन भी बोल रहे हैं। ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय जिसमें सब पेयर्ड में है अर्थात युग्मित है, जोड़े में है सब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे उसी को लो स्पिन बोल रहे हैं। और उसी में क्या है? रंगहीन, अर्थात सबके इस टाइप के कंपाउंड क्या बताएंगे, वो कलर शो नहीं करेंगे, अर्थात वो सफेद कलर के दिखेंगे एक प्रकार से। तो उम्मीद है चीजें आपने समझ ली होंगी। इसको नोट करिए। नोट करने के बाद इसमें का जो पॉइंट है, ये बंद क्रम और ये जो होमो और लोमो वाला पॉइंट है, इसको तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये बंद क्रम को समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टेप्स के बाद अब हम पढ़ रहे हैं बंद क्रम या बंद कोटि, जिसको कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर चूंकि हमको निकालना रहता है और इसके क्वेश्चन जो एमोटिव जो थ्योरी रहता है उसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। और जब हम इनका आरेख बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें और स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो बंद क्रम या बंद कोटि जिसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, शॉर्ट में BO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B.O. करके। सामान्य इसका फार्मूला ये है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है NB - Na/2। NB है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO जो है ऑर्बिटल उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसका जब आधा कर देते हैं तो हमको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है। अब ये वही है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें स्टार नहीं लगता था, सिग्मा और पाई वाले बस रहते थे, उनके कुल इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे A से एंटी बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये तो
बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर की तरह हम लोग उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं। किसके लिए? एमओटी थ्योरी में कोई भी अणु या फिर आयन रहता है उनके लिए। किस तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि हमको सिग्मा और पाई तो मिलता ही है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है वो ओवरलैपिंग के बाद, तो उसमें कुल जो बीएमओ रहेगा अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग वाला रहेगा वो, और साथ में एंटी बॉन्डिंग का जो सिग्मा रहेगा उसको यदि घटा के आधा कर दें तो उससे हमको पता चल जाएगा सिग्मा बंद। पाई बंद कैसे पता चलेगा? जो बॉन्डिंग वाला पाई का रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला जो पाई का रहेगा उसका माइनस, बटा 2 कर देंगे तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा? पाई बॉन्ड पता चल जाएगा। अब इसमें नोट ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अपना सामान्य दशमलव के रूप में भी आ सकता है, मतलब जिसको हम भिन्न बोल सकते हैं, उसके रूप में पूर्णांक भी मिल सकता है, कंप्लीट अंक 1 2 3, या फिर दशमलव मतलब 1.2 2.2 3.2 इस टाइप से, और साथ में धनात्मक भी मिल सकता है, ऋणात्मक भी मिल सकता है, और कभी कभी शून्य भी मिल सकता है। अर्थात सारे कंडीशन इस पर अप्लाई हैं, सारे अंक में ये चीज़ हमको मिल सकता है। अब उनके अर्थ क्या होते हैं वो देखिए, अर्थात इनका हम महत्व समझ रहे हैं कि इतने सारे मान तो इसके आ सकते हैं पूर्णांक, भिन्न, शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक में, लेकिन उनका अब अर्थ क्या होगा देखिए। तो उससे इनका अर्थ ये है कि इससे जो हमारा अणु बनने वाला रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू, तो उस अणु का स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी इन्हीं मानों पर निर्भर करता है कि वो अणु स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम इस हिसाब से समझ सकते हैं, यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अर्थात बंधी अणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या यदि एंटी बॉन्डिंग से हो जाए, अर्थात इनकी संख्या अधिक हो जाए और इसकी संख्या कम हो जाए, तो सामान्य सी बात है, इस पे क्या है, धन का निशान है, तो जो मान आएगा हमारा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो वही है, बंध क्रम का मान क्या है? धनात्मक। और बंध क्रम का मान जब भी धनात्मक आएगा तो हमारा अणु स्थायी रहेगा, ये हम मानेंगे, अणु या आयन। जब बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम और एंटी बॉन्डिंग की अधिक हो जाए, अर्थात इसकी कम और इसकी अधिक हो जाए, तो सामान्य से बात है, ऋण का निशान वाले में अधिक मान है, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा? ऋणात्मक में, तो अर्थात नेगेटिव आएगा मान। तो हमारा जो अणु रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे? अस्थायी। अर्थात जो मॉलिक्यूल बनेगा और उसमें यदि बंध क्रम का मान अर्थात बॉन्ड ऑर्डर का मान निगेटिव आ जाता है तो वो अणु अनस्टेबल रहेगा, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं रह पाएगा, ज़्यादा देर तक वातावरण में नहीं रहेगा। अस्थायी का अर्थ समझ रहे हैं? अस्थायी मतलब उसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो गई, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा, बॉन्डिंग ऊर्जा को घटाने का, और बॉन्डिंग की जब भी संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगा और अणु क्या बनेगा? स्थायी बनेगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते थे उसमें, अर्थात बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बढ़ते थे, वो सब जो स्टेप हमारे हमने सीखा था पार्ट 2 और पार्ट 3 में, वहाँ पे सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट तीसरा कंडीशन कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मान बराबर हो जाए, अर्थात इसका मान और इसका मान दोनों इलेक्ट्रॉन एक बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 0, 0/2 करेंगे तो टोटल मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बंध क्रम का मान क्या आ जाएगा? 0, और 0 आएगा तो अणु तो हमारा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि वो तो अणु तो हमारा क्या बन जाएगा? अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन चूंकि बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 आ गया, इसलिए जो अणु बनने वाला है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अर्थात प्रकृति में वो कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन काल्पनिक रूप से या हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हैं उसको, हाइपोथेटिकल रूप से हम मान सकते हैं ये अणु बनेगा, और मान लो कोई अणु नहीं बनता लेकिन फिर भी उसका बंध क्रम या ये सारी चीज़ें याद करने के लिए दे देता है, तो हमको कब पता चलेगा अणु नहीं बनेगा? जब हमारे बंध क्रम का मान 0 आ जाएगा तब। नेक्स्ट है, ये तो अणु के स्टेबिलिटी पता चलते हैं इनके पॉजिटिव और निगेटिव मान के, किनके? बॉन्ड ऑर्डर के। और सिग्मा और पाई बॉन्ड तो समझ गए होंगे आप कि बॉन्डिंग का सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा ले लेंगे और उसका हाफ करेंगे, ऐसे ही बंध क्रम निकाल देंगे वास्तव में, तो सिग्मा निकल जाएगा, और पाई भी वैसे पाई वाले को ले लेंगे और 0.2 कर देंगे। तो दूसरा है बंध ऊर्जा या बंध वियोजन ऊर्जा। बंध ऊर्जा या बंध वियोजन ऊर्जा किसको कहते हैं? जब कोई अणु बनता है तो उनके बीच में क्या होता है? ऐसा इस तरीके से बंध बना रहता है ऐसे, और इस बंध को तोड़ने के लिए अर्थात इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फिर नया बॉन्ड बनाने के लिए जो ऊर्जा हमको जरूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी को बोलते हैं बंध ऊर्जा या फिर बंध वियोजन ऊर्जा। वियोजन मतलब उनको हम अलग कर रहे हैं, इसलिए इसको बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देते हैं। अब बंध ऊर्जा का बंध क्रम से कैसे संबंध है? देखिए, बंध क्रम समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनली है किसके? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। कहने का अर्थ है कि बंध क्रम का मान यदि अधिक आता है तो उसका अर्थ है कि बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। कहने का अर्थ है कि मान लो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अर्थात बंध वियोजन ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बंध क्रम का मान यदि ज़्यादा आ जाता है तो उसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होने का कारण है कि बंध क्रम ज़्यादा है, मतलब उनके बीच में जो दो परमाणु हैं उनके बीच में बंध बहुत मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रहा है, यह है इसका। अर्थात जितना अधिक बंध क्रम का मान उतना ही अधिक बंध मजबूत, और उतना ही अधिक क्या लगेगा? बंध मजबूत है तो हमको बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी लगेगा। तो इसलिए ये क्या है? सीधे ही समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ गया, इसका अर्थ क्या है? बंध मजबूत, अर्थात बंध बहुत मजबूत हो जाएगा, और बंध मजबूत हो जाएगा तो उससे हमको ये ऊर्जा लगेगी बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है कि आप समझ लिया होगा। अर्थात जैसे देखिए नाइट्रोजन के केस में ऐसा रहता है, और ये
जो बंद क्रम रहता है इसके लिए मान 3 रहता है, और ऑक्सीजन के केस में ऐसा बनता है, और यहाँ बंद क्रम का मान 2 बनता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ बंद क्रम 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3 लग गए, इसलिए क्या है ये बहुत मजबूत बन गया, मतलब 3 डंडे एक साथ लग गए हैं, ऐसे समझिए। अब यहाँ पे 2 डंडा, तो 3 डंडा और 2 डंडा में से 3 वाला क्या होगा, मोटा बन गया, तो मोटा बन गया तो ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा मजबूत मतलब उसको तोड़ने के लिए क्या लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा, अर्थात बंद विभोजन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। कुल मिला के बंद क्रम का मान जितना अधिक उतना ही ऊर्जा आप उनको तोड़ने में भी लगेगा। नेक्स्ट है बंध लंबाई। अब बंध लंबाई अर्थात 2 परमाणु के नाभिक से के बीच जो बंध बनता है उनके बंध का जो दूरी है उसको हम बोल रहे हैं बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। अर्थात ऐसे यहाँ से यहाँ, जैसे मैं मान लो एक एटम ये लिया, दूसरा एटम ये लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको हम बोल रहे हैं बंध लंबाई। अर्थात इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ इसके रिवर्स होता है, उल्टा, बंध क्रम व्युत्क्रमानुपात में बंध लंबाई के। कहने का अर्थ है कि बंध क्रम का मान अधिक, इसका अर्थ है कि बंध लंबाई का मान कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए जितना अधिक बंध उतना ही नज़दीक क्या हो जाएगा, जो एटम है वो हो जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के केस में ऐसा रहेगा, दूर दूर रहेंगे ऑक्सीजन। अब यहीं पे मैं हाइड्रोजन को लगा दूं तो ये और दूर, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा। H2 में 1 आता है बंध क्रम का मान, बहुत दूर। O2 में बंध क्रम का मान 2 आता है, तो बंध इसकी अपेक्षा क्या हो गया, छोटा हो गया। और नाइट्रोजन N2 अणु में बंध क्रम का मान 3 आता है, तो इसकी अपेक्षा देखिए और छोटा हो गया। तो समझ रहे होंगे ये बंध लंबाई है वास्तव में, एक परमाणु के नाभिक से दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी, बंध लंबाई। अर्थात बंध क्रम का मान अधिक आएगा तो बंध लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बंध लंबाई अधिक का अर्थ क्या है, बंध का क्रम क्या होना, कम होना, अर्थात एक दूसरे से उल्टे। मतलब बंध क्रम से हमको ये सारी जानकारी मिलती है किसी भी परमाणु के बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम से। नेक्स्ट है बंध की संख्या, अर्थात जितना बंध क्रम का मान आएगा उतने ही उसमें बंध बनेंगे, और वो भी बंध जो बॉन्ड है वो बनेंगे सहसंयोजक बंध, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद है चीज समझ लिया होगा आपने। कहने का अर्थ है कि जैसे N2 है, इसमें बंध क्रम का मान 3 आता है, इसलिए देखिए 1 2 3 3 बॉन्ड बने हैं। O2 में बंध क्रम का मान 2 आता है, इसलिए 1 2 2 बॉन्ड। H2 में 1 आता है, इसलिए बंध क्रम का मान 1 आया, और जो क्या बंध की जो संख्या है वो भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो उम्मीद है चीज समझ रहे होंगे कि जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही उसमें बंध की संख्या रहेगी, और जो बंध रहेगी वो क्या रहेगी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद है चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम समझेंगे कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन और 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग अलग केसेस में हम कैसे फिल करेंगे, और कैसे जो हमने स्टेप्स बनाए थे उस स्टेप्स का पालन करके जो हमारा आंसर है और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन केस फर्स्ट, जिसमें sp मिक्सिंग होती है, उसमें कैसे एनर्जी डायग्राम अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं उसका तरीका। 14 से कम इलेक्ट्रॉन या फिर 14 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको बोल सकते हैं N2 तक, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 7 और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं 7, तो इसलिए 2 नाइट्रोजन तो 7 दूनी 14, इस हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन या फिर उससे कम वाली स्थिति को हम इस फार्मूले से यूज़ करेंगे, जो कि हमने sp मिक्सिंग वाला जो पिछला सेशन था उसमें पढ़ा भी है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने याद कर लिया होगा। इसमें क्या रहता है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा 2pz। कहने का अर्थ है कि यह वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में है, सबसे अधिक एनर्जी इसकी और सबसे कम एनर्जी इसकी होगी। अब यहाँ पे देखिए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py है, तो इस टाइप की कक्षक को डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हिंदी में समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल अर्थात इस तरीके से डीजनरेट ऑर्बिटल, या फिर इसी को बोल देते हैं समभ्रंश कक्षक, मतलब जिनकी ऊर्जा बराबर हो, जिनकी ऊर्जा बराबर हो। तो कभी कभी क्या है, कुछ उदाहरण देके किनकी ऊर्जा बराबर है या कौन सा डीजनरेट ऑर्बिटल है ये भी पूछ देता है, तो उसके लिए ये डीजनरेट है, यहाँ पे ये डीजनरेट है, तो याद रखिए जिनकी ऊर्जा बराबर हो। जैसे यहाँ पे क्या है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और ये पाई स्टार 2px ये भी है, इसी में पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। उम्मीद है ये कंसेप्ट तो समझ लिया होगा आपने, डीजनरेट ऑर्बिटल। अब दूसरे स्टेप पे हम चलते हैं सामान्य। इसका एग्जांपल है इतना ढेर सारा, जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने सारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बेरिलियम। अब 2 कैटेगरी में एग्जांपल क्यों ले रखा हूँ, इसका कारण बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन होता है इस यहाँ पे और भी यह है कि sp मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन इस कैटेगरी में हमने लिया है sp मिक्सिंग वाले में, तो इसलिए लिया है क्योंकि इनमें सब में 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में रखा है। बाकी sp मिक्सिंग नहीं होती है। sp मिक्सिंग के लिए कंडीशन है कि जो कोई भी परमाणु है इनमें से, ये तो अभी अणु फॉर्म में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो कोई भी जो एटम होता है उसमें 2s और 2p ये कक्षक होने चाहिए और दोनों में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी क्या होगा, sp मिक्सिंग होगा। और 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो या फिर 14 इलेक्ट्रॉन हो तब, अर्थात 2s और 2p यदि दोनों ऑर्बिटल नहीं होंगे और दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और 14 से कम इलेक्ट्रॉन
या फिर 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब sp मिक्सिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। अब इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती इसलिए लिखा गया है, देखिए हाइड्रोजन सिर्फ 1s1 होता है। अब हीलियम की मैं बात करूं तो हीलियम में 1s2 होता है। लिथियम की बात करूं तो 1s2 2s1, 2p गायब है यहाँ पे। बेरिलियम में बात करूं तो 1s2 2s2, सिर्फ यहाँ भी 2p गायब है, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा हूँ जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होगा। लेकिन 14 से कम इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है अपना जिसमें sp मिक्सिंग होगा, और ये सब होमो एटॉमिक मालिक्यूल मतलब जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वे अणु, जैसे इसमें ये सब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और दूसरा कैटेगरी है जिसमें sp मिक्सिंग होगा, और sp मिक्सिंग में हमने क्या पढ़ा है कि sp मिक्सिंग की प्रक्रिया में ये जो π2px और π2pi रहता है इसके पीछे आ जाता है सिग्मा 2pz, अर्थात सिग्मा 2pz की एनर्जी इससे अधिक हो जाती है। और जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होता वहाँ सिग्मा 2pz यहाँ आ जाता है, अर्थात 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले केस में, जिसको हमने sp मिक्सिंग वाला जो पिछला लेक्चर पार्ट 3 था, लेक्चर 10 का, उसमें हमने पढ़ा हुआ था। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये जो नीले कलर से एग्जाम्पल लिख रखा हूँ इस सब में sp मिक्सिंग होगा, क्यों? और sp मिक्सिंग का अर्थ ये है वास्तव में सिग्मा 2pz की ऊर्जा अधिक हो जाएगी और π2px और π2py उसके पीछे लगेगा, जैसे ये कंडीशन, ये पूरा sp मिक्सिंग के लिए लिखा गया है। लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें sp मिक्सिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2s2p में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इस वजह से। तो इसको बारी बारी से समझेंगे। इसको मैं दो कैटेगरी में हमने बांट रखा है, होमो एटॉमिक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु है और दूसरा विषम परमाणु अणु अर्थात हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल, ठीक है, जिसमें अलग अलग, जैसे ये दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग, जिनका आर्बिटल डायग्राम मतलब मालिकुलर आर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए, एनर्जी डायग्राम के लिए पूछा जाता है। तो ये इतने सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, देखिए जैसे N2 माइनस लिखा हूँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब में आप काउंट करेंगे तो 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन ये दो चीज़ है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, एक में 7 तो 2 नाइट्रोजन में 14 हो गया, एक में 7 तो 2 में 14, लेकिन प्लस लिखा हूँ तो हो गया 13, एक में 7 2 में कितना हो गया 14, 14 में से 2 प्लस 2 घट गया तो कितना होगा इसमें 12। अब N2 माइनस का अर्थ है 7 दूनी 14 और एक इलेक्ट्रॉन हो गया 15। अब देखिए 14 से कम वाले में आ गया है, क्यों? क्योंकि जो N2 माइनस है वो मुख्य रूप से किससे बना है, N2 से बना है, अर्थात इसका ओरिजिनल तो यही है N2, इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। तो N2 के कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी उसको इसी तरीके से भरा जाएगा, जो ऊर्जा का क्रम ये है, अर्थात जो ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम है उसी तरीके से। उसी के बाद N2 माइनस, इसमें देखिए 7 दूनी 14 15 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी किसमें है 14 से कम वाले में रखा गया है। तो इसका भी वही कारण है कि मूल अर्थात ओरिजिनल तो वो नाइट्रोजन ही है N2, लेकिन बाद में उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। तो ये बाद में जो जुड़े हैं उनको हम मुख्य नहीं मान रहे हैं, मुख्य है उसका जो ओरिजिनल स्टेज है वो, अर्थात हम मूल रूप को देखेंगे, उस हिसाब से फिर इस नियम के अप्लाई करेंगे, ठीक है। कहने का अर्थ है कि यहाँ सिर्फ N2 को देखना है 14 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 14 इलेक्ट्रॉन वाला ये कैटेगरी, भले ही इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम पूरा 16 भरेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भरेंगे, लेकिन हमको इस नियम को लागू करना है, अर्थात sp मिक्सिंग देखना है, तो हम उसके ओरिजिनल रूप को पहले देखेंगे, उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनों को। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको हम कैसे फिल करेंगे वो अब बारी बारी से मैं समझाता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे और जो इसके जो स्टेप थे हमारे उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। केस फर्स्ट में एक सरल वाला एक कठिन वाला, मतलब केस फर्स्ट का ये फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें से एक दो एग्जांपल कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद से कर लेंगे। जैसे पहला H2 का है या फिर H2 माइनस कोई को भी ले सकते हैं। H2 माइनस को मान लो इसका हमको एनर्जी डायग्राम बनाना है, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है रूल्स में कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में एक होता है तो 2 हाइड्रोजन में टोटल हो जाएगा 2 और माइनस लगा है उस हिसाब से इसमें कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में इसका 2 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है तो 3 है। अब इसमें हमको sp मिक्सिंग होगा नहीं क्योंकि 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, जो कि मैं पहले बता चुका, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इतना तो हमने टोटल काउंट कर लिया। अब ये कैसे बना होगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये एक को हमने माइनस कर दिया, कोई को भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी या फिर नीचे वाले को अपनी सुविधा के अनुसार। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं किसका, एटम का। देखिए 1s1 और ये कितना है, एक माइनस और एक इसका, तो टोटल क्या हो जाएगा 1s2। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इनका ऊर्जा डायग्राम, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये फार्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तीसरा स्टेप, ये 3 वाले का। अब देखिए सिग्मा 1s², ठीक। इसके बाद क्या आता है सिग्मा स्टार 1s। अब देखिए बाकी में इलेक्ट्रॉन तो भरे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। कहने का अर्थ है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 3 है, तो सिग्मा 1s² और ये सिग्मा 1 स्टार 1s1, अर्थात ये बॉन्डिंग का हो गया और ये क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग का। ऐसा भी लिख सकते हैं बड़ा का निशान बना के, और ऐसा भी लिखा जा सकता है कॉमा का करके। आपको पता होना चाहिए किसकी ऊर्जा कम किसकी ज़्यादा, ये शुरू में है कम बाद में है अधिक वाला ऊर्जा, ठीक है, मतलब ऐसे। अब 2 और 1 3 हो गया। कहने का अर्थ है कि आपने यदि सिग्मा 1s को भर दिया तो सिग्मा स्टार में भी यदि इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो भी उसको लिखना अनिवार्य है, अर्थात बॉन्डिंग वाला पोर्शन में यदि इलेक्ट्रॉन चला गया है तो एंटी बॉन्डिंग वाले पोर्शन में जाना अनिवार्य है।
और इसमें हुंड, आप बाउ, पाउली सारे नियम अप्लाई होंगे। अब ये क्या है, ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 1s है तो पहले 2 हो गया, उसके बाद 1, टोटल हो गया 3। अब आगे का पोर्शन का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए उधर का हमको जरूरत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी के आधार पे हम ये आरेख बनाएंगे। ये आरेख मैं बना रखा हूँ पहले। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एटम है तो एक तरफ इसको रख लो हाइड्रोजन को, दूसरी तरफ माइनस में दिया है तो माइनस को रख लो। मान लो यहीं पे मैं सिर्फ H2 का बनाता तो क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रखता और उसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को डाल देता, मतलब ये बस ऐसे ही सेम, मतलब उसको बंटवारा कर देना। अब देखिए 1 इसमें कितना है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ये ऊर्जा के लिए निशान, ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ रही है नीचे से। और इसमें कितना है, H माइनस में 1s2, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब नीचे, अब इसको कैसे भरेंगे, हम भरेंगे इस तरीके से, देखिए सिग्मा 1 इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1 इस नीचे आता है 1 2। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है तो सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 1s, इसका जरूरत यहीं तक पड़ने वाला है, इसके आगे इनका जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि जितना हमको जरूरत पड़ने वाला है ऑर्बिटल का उतना ही डायग्राम हम बनाएंगे। अर्थात इसमें बॉन्डिंग में चला गया तो एंटी बॉन्डिंग को बनाना अनिवार्य है, मतलब उसके बिना अधूरा, उसको नहीं छोड़ना है, कंप्लीट बनाना ही है। ठीक, तो यही चीज़ उस रूप में दिखेगा। तो वो हो गया एनर्जी डायग्राम। अब देखिए हम क्या पता करेंगे, बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड आर्डर अर्थात बंध क्रम। बंध क्रम का सूत्र हमने क्या पढ़ा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बटा 2। बॉन्डिंग का अर्थ है जिसमें बिना स्टार के है, देखिए अर्थात जो बंधी आणविक कक्षक है उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋण प्रतिबंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा 2। तो ये बंधी हो गया और ये हो गया प्रतिबंधी। बंधी में कितना है 2, तो मैं लिखूंगा 2, अर्थात Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन और Na में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 2 ऋण 1 बटा 2, तो कितना आएगा 1 बटा 2 मतलब 0.5। ठीक है, तो ये निकल गया बॉन्ड आर्डर अर्थात बंध क्रम। और बंध क्रम किसमें है, धनात्मक में। तो बंध क्रम जब धनात्मक में होगा तो हमारा अणु क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, और अणु का क्या होगा, अस्तित्व होगा, अर्थात जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखे थे। तो इस हिसाब से चूंकि हमारा बॉन्ड आर्डर क्या आ गया धनात्मक, तो हम इसकी, तो उम्मीद है यहाँ से यहाँ तक का स्टेप आपने समझ लिया होगा, ये भी समझ लिया होगा बंध क्रम कैसे निकालना है। बिना स्टार वाले में बॉन्डिंग और स्टार वाले में एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक अर्थ एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए स्टार लगा है इसलिए एंटी बॉन्डिंग है ये। तो इतना, ये तो बंध क्रम पता चल गया। अब साथ में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज नोट करेंगे, देखिए बंध क्रम के बाद हम देखेंगे अणु क्या बनेगा, स्थायी अणु। स्थायी अणु अस्तित्व भी है। अस्तित्व क्यों है, क्योंकि ये 0.5 में आ गया, 0 रहता तो अस्तित्व नहीं रहता। और इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, बंध क्रम जो मैं पहले पढ़ाया वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उस अस्तित्व मतलब ये अणु एग्जिस्ट करेगा, ये इसका निर्माण हो सकता है, यह है इसका अर्थ, अस्तित्व रहेगा। और साथ में इसमें चुंबकीय गुण देखिए, चुंबकीय गुण देखने के लिए इन दोनों को, इनको ये वाले लाइन को देखना है। ये H2 माइनस के लिए है पूरा, ये अणु वाला लाइन है, ये सब परमाणु वाली लाइन है। तो इस चुंबकीय गुण या प्रकृति, इसका चुंबकीय गुण या प्रकृति। तो चुंबकीय गुण मैंने 2 प्रकार का बताया था, एक था अनुचुंबकीय, दूसरा क्या था प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस लाइन को देखेंगे तो ये तो पेयर्ड है, लेकिन ये क्या है अनपेयर्ड, अर्थात इसमें जोड़ा नहीं बना है, अर्थात यह कौन सा चुंबकीय हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय है तो अनुचुंबकीय के आधार पर मैं बताया था स्पिन। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉनों का स्पिन। स्पिन में हमने 2 प्रकार का पढ़ा था, एक था हाई स्पिन, दूसरा था लो स्पिन। हाई स्पिन मतलब जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और लो स्पिन मतलब जिसमें सब में पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए इसमें अनपेयर्ड दिख रहा है, यहाँ पे अकेले है, बाकी ये क्या है पेयर्ड है। तो इसलिए चूंकि एक अकेले पड़ा हुआ है अनपेयर्ड, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब हाई स्पिन, जिसको क्या बोलते हैं, उच्च चक्रण, उच्च चक्रण। ठीक है, तो उम्मीद है चीज समझ लिया होगा। अब इसी के आधार पे हम इसका कलर बताते थे कि मतलब जो H2 माइनस अणु है अर्थात आयन के फॉर्म में जो अणु है ये कौन से रंग का होगा। तो इसमें देखिए ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, मतलब इनको नहीं देखना है साइड वाले को, सिर्फ बीच को देखना है। ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, चाहे कोई भी रहे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो रंगीन रहेगा, अर्थात जो हमारा अणु है वो क्या रहेगा, रंगीन, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कलर्ड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कलर्ड क्यों है, हाई स्पिन क्यों है। हाई स्पिन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, कलर भी इसी की वजह से है, और अनुचुंबकीय गुण भी इसी की वजह से है। तो इतने सारे डाटा हमको इससे पता चलेंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू Nb सिग्मा माइनस Na सिग्मा। ठीक है, अब Nb सिग्मा देखिए कितना है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 माइनस, और ये बट्टा 2 रहेगा ना। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा में कितना है, 1 और बट्टा 2, मतलब कितना है 1 बट्टा 2, और 1 बट्टा 2 क्या बनेगा अपना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अर्थात 0.5 सिग्मा बॉन्ड।
तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको हमने बंद क्रम वाले में पढ़ा है, सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे। यदि पाई रहता तो सिग्मा की जगह हम पाई लगा देते तो पाई बॉन्ड पता चलता, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड कुछ भी नहीं है क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल ही बने हैं, पाई ऑर्बिटल तो कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए क्वेश्चन। अब इसमें अंडरलाइन मैं इसलिए कर रखा हूँ क्योंकि जो हीलियम 2 है ये काल्पनिक है, अर्थात वास्तव में प्रकृति में रहती नहीं है, ये भी नहीं रहती। इसका कारण यह है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आने वाला है। अब उसको देखिए समझते हैं कैसे आने वाला है। बाकी चीज़ें आप कर लेंगे स्वयं से, वो आपके होमवर्क है। और बाकी जो सिंगल है इनमें दिक्कत नहीं होगा। आयन वाले में आप डिवाइड कर लेंगे, एक तरफ आयन को रख लेंगे, एक तरफ बिना आयन वाले परमाणु को अर्थात एटम को। अब देखिए हीलियम 2 का He2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक हीलियम में 2 होता है तो 2 हीलियम मतलब टोटल कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हीलियम एटम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s²। उसी प्रकार दूसरा हीलियम एटम है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s², अर्थात दोनों का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए 2 और 2 टोटल कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल हीलियम 2 का He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखो। उसके बाद क्या आता है सिग्मा स्टार 1s। अब देखिए 2 तो इसमें आ गया, 2 इसमें। क्यों 2 इसमें आ रहा है, क्योंकि अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है एक ऑर्बिटल में, और ये सब ऑर्बिटल के हिसाब से सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब सिग्मा 1s²। अब इसके बाद क्या आता है पाई 2px पाई 2py, लेकिन हमको आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग ये है और एंटी बॉन्डिंग ये है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन रहता तो 5वां इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पहुँचा देता किसमें, पाई 2px वाले में। ठीक है, लेकिन अब इसमें मान लो 1 इलेक्ट्रॉन पहुँच गया तो पूरा यहाँ तक मुझे लिखना पड़ता। क्यों, क्योंकि 2px में यदि इलेक्ट्रॉन पहुँच गया तो पूरा यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सारे को लिखना अनिवार्य है। इसका कारण है कि ये एक ऑर्बिटल में पहुँच गया तो 2p के ही सारे हिस्से हैं। वो 2p के टोटल 3 प्रकार हैं और टोटल 3 अर्थात एक तरफ से 3 आ रहे हैं परमाणु से, दूसरे परमाणु से भी 3 आ रहे हैं, टोटल 6 बन गए हैं 2p के। तो यहाँ भी यदि 1 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है तो सबको लिखना अनिवार्य हो जाएगा, भले उसमें 0 इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनको हम किसमें भरते हैं, ये वाले, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए हीलियम कितने हैं, 2, तो एक तरफ का हीलियम ये ले लेता हूँ, दूसरी तरफ का हीलियम ये। और मान लो यहीं पे हीलियम को मैं यहाँ पे प्लस आयन लगा देता, तो प्लस आयन रखता तो एक तरफ को प्लस, एक तरफ को बिना प्लस वाला रख देता। मान लो माइनस है तो ऐसी कुल मिला के बंटवारा कर देना है उनको। इधर ये परमाणु का हिस्सा है एटम का, और ये क्या है मॉलिक्यूल का हिस्सा। अब देखिए इसके हिसाब से सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब इसमें ये 2 हो गया और ये भी 2। किसके लिए, एक हीलियम के लिए 1s है। ठीक है, मतलब ये देखिए हीलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 और फिर 1s में 2। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये पेयर। उसके बाद वैसी सेम यहाँ तक, बाकी ऊपर का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक हमको काम पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं उसको लिख रखा हूँ पहले से। ठीक, अब देखिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गया इस तरीके से। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, बंध क्रम निकालेंगे। बंध क्रम ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, NB माइनस NA बाई क्या है 2। NB क्या है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले। देखिए ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार, बिना स्टार वाला कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब हमको इधर बीच को ही देखना है, साइड साइड को नहीं देखना है। तो NB कितना हो गया, NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और एंटी बॉन्डिंग कितना, ये भी 2। ऊपर में देखिए स्टार वाला। ठीक है, तो 2 ऋण 2 बटा 2, तो 2 में 2 गया कितना, 2 में 2 को घटाओगे तो होता है 0, 0/2 बराबर 0। चूंकि यहाँ बंद क्रम क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है कौन सा He2 का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि बंद क्रम 0 आ गया मतलब वो अणु बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि अणु तब बनेगा जब बंद बनेंगे। और बंद क्रम क्या बताता है, बंद की संख्या को बताता है। चूंकि यहाँ पे 0 आ गया बंद क्रम का मान, तो बंद बन ही नहीं रहा है, मतलब अणु का निर्माण अर्थात मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए उसका अस्तित्व क्या है, नहीं है, अर्थात नॉन एग्जिस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम और क्या पता कर सकते हैं, इसमें ये पता कर सकते हैं कि स्थायी होगा या अस्थायी। तो हमने बंद क्रम में पढ़ा है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मान बराबर हो जाए तो क्या है, बंद क्रम का मान 0 आता है और अणु क्या होता है, अस्थायी होता है, अणु होता है अस्थायी। और साथ में अब चुंबकीय गुण देखिए, चुंबकीय गुण में 2 टाइप का, एक तो है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डाइमैग्नेटिक, अर्थात अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकीय मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको देखिए किसी में अयुग्मित है, नहीं है, इसको देखिए युग्मित है, दोनों में युग्मित है, अर्थात दोनों पेयर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ये हो गया चुंबकीय गुण जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। अब चूंकि प्रतिचुंबकीय हो गया, अब इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे स्पिन इसका लो स्पिन या हाई स्पिन। तो देखिए स्पिन हम कैसे पता करते थे, हाई स्पिन मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन और लो स्पिन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सब के सब पेयर्ड हैं, जोड़े में है, इसलिए क्या हो जाएगा स्पिन इसका लो स्पिन अर्थात निम्न चक्रण। उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा कैसे करना है। अब साथ में देखिए पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, अर्थात जोड़े में है, पेयर्ड का अर्थ। तो जोड़े में है तो ये कंपाउंड कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि जोड़े में रहेगा तो कंपाउंड कलरलेस रहेगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं अगला, रंगहीन। अर्थात ये कंपाउंड क्या बनने वाला है, रंगहीन बनने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, कैसे बंद क्रम निकालेंगे, कैसे इनका जो डाटा है प्रॉपर्टीज है वो तय करेंगे, और कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बिना स्टार वाले
सिग्मा और पाई, और एंटी बॉन्डिंग मतलब उल्टा स्टार वाले। और बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा है, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना नीचे वाला, और ये एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले। तो बॉन्डिंग की ऊर्जा हमेशा परमाणुओं से क्या होती है, कम होती है, हमने पढ़ा है। और एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा इन परमाणुओं से क्या होती है, हमेशा अधिक होती है, इसलिए ऊपर में लिखे जाते हैं, और ये वाले क्या लिखे जाते हैं, नीचे में लिखे जाते हैं, और ऊर्जा का हमारा क्रम ऐसा चलता है। ठीक है, अब इसमें हम एक और चीज़ अब पता करना स्टार्ट करेंगे। एक मैं लिखा था 8वें पॉइंट पे क्या जो स्टेप्स था बनाने का, उसमें होमो लिखा था, होमो, और एक लिखा था लूमो। होमो का अर्थ होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये होता है लूमो का अर्थ है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का अर्थ है कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ अधिक ऊर्जा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, होमो का अर्थ ये है। और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड अर्थात खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अणु कक्षक कौन सा है जिसकी ऊर्जा निम्न है। अब देखिए इसमें कैसे पता चल करेंगे, तो इसमें तो देखिए दोनों भरे हुए हैं, अर्थात हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा अधिक है, इसके अपेक्षा इसकी ऊर्जा अधिक है, अर्थात सिग्मा 1s क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना होमो, और लूमो क्या हो जाएगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड मतलब खाली, बिना भरा। अब बिना भरा तो है नहीं, तो लोमो क्या है, कुछ भी नहीं है, लूमो कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि होमो कैसे पता करेंगे। इसको अलग से स्टेप बना के लिख लेंगे यहाँ पे। होमो कौन सा है, इसमें सिग्मा स्टार 1s है, और लूमो है ही नहीं, लूमो नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब एक नया चीज़ भी हम हर क्वेश्चन के लिए पता करेंगे, होमो और लूमो। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से स्टेप्स। इसी तरीके से जो बेरिलियम 2 होता है ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है, बंद क्रम रहता है, वो 0 आने वाला है। इसको नोट करिए, फिर हम ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें sp मिक्सिंग होती है उनको प्रैक्टिस करते हैं।